वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जेके पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट जो है 2026, जिसकी जो फॉर्म फिलिंग है कल से स्टार्ट होने वाली है। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं फॉर्म फिल करने से पहले, ताकि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो जाए। आपको ये वीडियो क्या करना है, एंड तक ज़रूर देखना है। इस वीडियो में आपको वो सारी जानकारी मिलेगी जो आपके डाउट्स है दिमाग में। फॉर्म फिल करने से पहले आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर्म फिल करने के लिए। क्योंकि देखो क्या हो जाता है, जब आप किसी के पास जाते हो फॉर्म फिल करने के लिए, उनके पास ऑलरेडी बहुत ही भीड़ रहती है। वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में बहुत सारे जो फॉर्म्स रहते हैं उनमें स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं या कोई और गलती करते हैं, जिनकी वजह से जो आपके जो फॉर्म होते हैं वो रिजेक्ट भी हो जाते हैं और या करेक्शन भी रहती है। तो उससे अच्छा क्या है, आप क्या करो अपने घर में खुद, एक तो ऑनलाइन खुद करो, कोई करेक्शन भी नहीं रहेगी और आपको कोई पेमेंट देने की किसी को ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको जो फीस है वही फीस आपको पे करना पड़ेगा। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है जो मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा, अगर आप एलिजिबल हो इसके लिए, अगर आप पूरा का पूरा जो क्राइटेरिया आपको मैच कर रहा है, तभी आप ये फॉर्म फिल करना। अदरवाइज आपको फॉर्म फिल करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि मैंने भी लास्ट टाइम ये फॉर्म जेके पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भी फिल किया था, एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया था, उस मतलब जो मेडिकल जो वो सभी चीज़ें रहते हैं उनके लिए भी गया था। तो मैं आपको वो सारी जानकारी दूंगा जो आपको चाहिए। आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं टोटल वैकेंसीज जो है वो कितने हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो कांस्टेबल है वो 1815 पोस्ट्स हैं टोटल, जिनकी जो ड्यूटी रहती है जनरल ड्यूटी रहती है। और आर्मड आईआरएफ एंड एसडीआरएफ की कितनी वैकेंसीज है, 487, जिनके जो फॉर्म्स है वो शायद नेक्स्ट मंथ से हमको फिल करने हैं। जो फॉर्म्स है वो सबमिट हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ से आई थिंक। तो जो ये है, ये वाले कल से हम लोगों को एग्जीक्यूटिव के लिए हम लोगों को कल से रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं। ग्रैंड टोटल जो है, टोटल वैकेंसीज कितनी है, 2300 और 2 की टोटल वैकेंसीज है टोटल। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं, देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट्स हैं वो कितने टोटल वैकेंसीज है, 1815, जिनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से शुरू होने वाली है, 19 जनवरी, जो कि है कल। कल जो है रजिस्ट्रेशन होने वाली है किसके लिए, एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल पोस्ट्स के लिए। जो उसकी फाइनल डेडलाइंस है, अभी तो इन लोगों ने फिलहाल अनाउंस किया है 17 जो फरवरी है, वो लास्ट डेट है। वो एक्चुअली एक्सीड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि मतलब साइट कैसे चलेगी, बाकी जो चीज़ें हैं उन पे डिपेंड करता है। तो उसकी वजह से वो एक्सीड भी हो सकती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ये जेकेएसएस भी हम लोगों को ऑलरेडी पता है, हम लोगों ने इससे पहले भी फॉर्म सबमिट किए हैं। ये लास्ट कुछ दिनों में बिल्कुल भी साइट नहीं चलती है। अगर आपको सिर्फ पेमेंट भी पेंडिंग रहता है, फिर पेमेंट करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है लास्ट दिनों में। तो आपको क्या करना है, जो पहले ही दिन है, जो पहले 10-15 दिन है, इन्हीं में आपको क्या करना है, फॉर्म जो है सबमिट करने हैं। तो उसके बाद जो आर्मर्ड कांस्टेबल जो है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया वो कितनी पोस्ट है, 487। उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो फरवरी 1 से स्टार्ट होने वाले हैं। उसमें क्या क्या आता है, आर्मर्ड आईआरएफ एंड एसडीआरएफ पोस्ट जो होते हैं। और उसका जो एग्ज़ाम डेट है, इनके एग्ज़ाम डेट जो जो भी आएंगे वो उसके बाद अनाउंस हो जाएंगे। पहले तो हम लोगों को क्या करना है, फॉर्म्स फिल करना है, एग्ज़ाम डेट है वो लास्ट में आने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि अब एलिजिबल कौन कौन है इसके लिए। देखो, ये ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोगों को एलिजिबिलिटी चेक करना है। अगर आपने 10th पास किया है तो आप एलिजिबल हो। ये ज़रूरी नहीं कि आपने ग्रेजुएशन किया हो, आपने पीएचडी किया हो, या आपने कोई और डिग्री इंजीनियरिंग बीएससी नर्सिंग जो भी किया है। लेकिन इसके लिए आपको, अगर आपने 10th पास किया है, अगर किसी ने सिर्फ 10th पास किया है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। अगर किसी ने ग्रेजुएशन की है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपको क्या करना है, अगर आपने ये वाला क्राइटेरिया जो है 18 to 28 ईयर्स, अगर आप इसमें आ जाते हो, इस एज क्राइटेरिया में आ जाते हो, इस एज लिमिट में आ जाते हो, तो आपको सिर्फ 10th का मार्क्स कार्ड चाहिए। बाकी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है दैट डजंट मैटर। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आप यूटी जम्मू एंड कश्मीर की, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो जल्दी करो, मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया था, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को ऑनलाइन कैसे करते हैं, वो आप वीडियो अभी देखो। विद इन ए वीक आपकी डोमिसाइल जो है इशू हो जाएगी। अभी भी लेट नहीं हुआ है, एक हफ्ते में आपकी डोमिसाइल इशू हो जाएगी, फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपको डोमिसाइल नंबर जो है वो कंपलसरी दे देना है। और क्या है, आपको एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन किनको है, जो इन सर्विस ऑलरेडी इन सर्विस में है, तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन 2 ईयर्स का है। अप टू 30 ईयर्स वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, देखो एक तो एग्ज़ाम होता है, उसके बाद क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट।
देखो मैं यहाँ पे आपको, अगर आपने अब एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जो भी उसका कट ऑफ हो जाएगा एग्ज़ाम के बाद, वो क्वालिफाई किया, उससे सबसे पहले जो स्टेप हो जाएगा वहाँ पे वो हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। वहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपकी हाइट है, अगर आपको हाइट 5 फीट और 6 इंच इन मेल कैंडिडेट्स, अगर आप मेल कैंडिडेट हो और आपकी हाइट 5 फीट और 6 इंच है, ये आपको मेजर करना है। अगर आप इस क्राइटेरिया में आ जाते हो तभी आप फॉर्म को अप्लाई करना। अगर आप 5 फीट और 6 इंच के थोड़े से भी कम आ जाते हैं, वहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स है भी। अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब कम है इससे ज़्यादा हाइट, वो आपको बाहर कर देंगे। वो आपको लक पे भी डिपेंड करता है, कभी कभी वो छोड़ देते छोटे छोटे, किसी शिफ्ट में छोड़ देते थे वो छोटे छोटे, मतलब जिनको डिफरेंस रहता था छोटी छोटी डिफरेंस, उनको छोड़ देते थे। लेकिन किसी शिफ्ट में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे, वो नहीं छोड़ देते थे। और उसके बाद क्या होता है, जो सबसे मेन चीज़ जो लास्ट टाइम हुआ था, वो इन दो चीज़ों में रिजेक्ट हो जाते थे। देखो क्या करना है यहाँ पे, जो चेस्ट है, पहले अगर अगर आपने अनएक्सपैंड नहीं किया है, मतलब अनएक्सपैंड मतलब अगर आपको जो चेस्ट है एक्सपैंड नहीं करना है। लड़के क्या करते थे लास्ट टाइम, जो वहाँ पे जाते थे, उनको जब उनको चेस्ट मेजरमेंट पहले ले लेते थे, वो पहले एक्सपैंड करते थे। और जब उनको फिर बोला जाता था एक्सपैंड करो, उनका जो एक्सपैंड होता था वो फिर नहीं होता था उससे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो चेस्ट था वो ऑलरेडी उन लोगों ने एक्सपैंड किया था जितना उनका लिमिट था। तो वो निकल जाता था पहले ही 33 या 34 कुछ निकलता था एक्सपेंड करके। फिर जब उनको बोलते थे एक्सपेंड करो, फिर उनसे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होता। तो जो मिनिमम एक्सपेंशन जो गैप रहती थी वो कितने होनी चाहिए, 1.5 इंच की, वो नहीं निकलती थी वहाँ पे। वो गैप की वजह से वो जो होते थे उनको बाहर किया जाता था। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। जब वो बोलेंगे पहले, जो पहला मेजरमेंट ले लेंगे आपके चेस्ट का, आपको क्या करना है, नॉर्मली खड़ा रहना है। जब आप नॉर्मली खड़ा रहोगे, आपकी जो भी चेस्ट मेजरमेंट होंगी वो आप इतनी रहेंगी। जब जैसे वो बोलेंगे एक्सपेंड करो, आपको क्या करना है, फुल एक्सपेंड करना है। आपको जो वहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है चेस्ट गैप, बिफोर एक्सपेंशन और आफ्टर एक्सपेंड जो आप करोगे उसके बाद जो गैप है वो 1.5 इंच की होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। और ये भी ज़रूरी है, बिफोर एक्सपेंड ये 32 इंच का होना चाहिए और आफ्टर एक्सपेंड 33 मिनिमम होनी चाहिए। और फीमेल्स के लिए कोई चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा, सिर्फ उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, उनकी हाइट जो है 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। अब मेल्स में क्या है 5 फीट 6 इंच, फीमेल्स में क्या है 5 फीट 2 इंच। अगर आप 5 फीट 2 इंच हो फीमेल केसेस में तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, जो पीटी टेस्ट होता है वो कैसे होता है। देखो मेल्स में क्या होता है, आपको 1600 मीटर्स का जो है वो मैक्सिमम होता है, 6.5 मिनट्स में आपको वो कंप्लीट करना है। अगर जिनको आप श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम में आएगा रेस करना, 4 राउंड्स आपको टोटल करने, एक एक राउंड कितना रहता है 400 मीटर्स का। जैसे कि आपको 4 राउंड्स टोटल करने हैं कितने मिनट्स में, विद इन 6.5 मिनट्स में आपको वो कंप्लीट करना है। उसके बाद क्या होता है, अगर आपने, देखो यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने एग्ज़ाम के बाद जब आपको ये वाला मतलब हो जाएगा, अगर आपने इन चीज़ों में क्वालिफाई किया, अगर आपने इन चीज़ों में क्वालिफाई नहीं किया, मतलब जब आपकी हाइट मेजर की जाएगी वहाँ पे आपको हाइट नहीं आएगी या चेस्ट मेजरमेंट नहीं किया जाएगा, आपको वहीं पे बाहर निकाला जाएगा, आपको फर्दर प्रोसीड नहीं किया जाएगा, आपको इसके लिए पीटी टेस्ट के लिए नहीं भेजा जाएगा। अगर आपने वो वाला टेस्ट क्वालिफाई किया तभी आपको इस वाले जो पीटी टेस्ट के लिए है भेजा जाएगा आगे। फिर उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको 1600 मीटर्स का जो है मैक्सिमम इन 6.5 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है मेल्स में। फीमेल्स में कितना है 1000 मीटर्स का, फीमेल्स को कितना करना है 1000 मीटर का, और मेल्स को कितना करना है 1600 मीटर्स का। और मेल स्ट्रेंथ में क्या है, उनको फिर जब वो इस रेस में भी क्वालिफाई करेंगे, वो बाकी जो लास्ट में मैंने आपको बताया था उसमें भी क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद उनको क्या करना है 20 पुशअप्स करने हैं, प्रॉपरली 20 पुशअप्स उनको करने हैं। फिर जब वो 20 पुशअप्स कंप्लीट करेंगे फिर उनका फाइनल हो जाएगा। फिर वो डिपेंड कर देगा जो लास्ट में कट ऑफ हो जाएगा उनको कितने बंदे लेके जाने हैं, और उस पर डिपेंड करेगा। और फीमेल्स में क्या है, फीमेल्स में पुशअप्स नहीं है, उनको क्या है थ्रो करना है 4 kg शॉट मिनिमम 14.5 फीट डिस्टेंस। उनको क्या करना है, देखो 4 kg का कुछ रहेगा उनके पास, उनको दिया जाएगा 4 kg का ऑलमोस्ट एक शॉट, उनको वो फेंकना है कितना, मिनिमम डिस्टेंस अराउंड 14.5 फीट का होना चाहिए। उसके बाद आप फीस की बात करेंगे। अगर आप मतलब जनरल से हो, ओबीसी या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो आपको कितना पे करना है, 700 फीस रहेगा इसके लिए। अगर आप SC ST या ST1 ST2 में रहोगे
शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में अगर आप आते हो तो आपको कितना करना है, 600 फीस पे करना है। आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ, ये फ़ीस जो है नॉन रिफंडेबल है। एक बार आपने जो फ़ीस पेमेंट किया है उसके बाद ये आपको रिफंड नहीं होने वाला है। और अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं फॉर्म फिलअप करने से पहले। सबसे पहले फ़ोटो और सिग्नेचर। फ़ोटो आप उस टाइम भी ले सकते हैं अपने फ़ोन से, उसको क्या करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है, फिर जेपीजी फॉर्मेट में उसको अपलोड करना है। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने बोला इसके लिए आपको कितनी एजुकेशन चाहिए, सिर्फ 10th पास, तो 10th मार्क्स कार्ड इसके लिए आपको चाहिए, सिर्फ आपको वही अपलोड करना है। उसके बाद आईडी प्रूफ में क्या करना है, आपको आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक उसका फ़ोटो ले लेना है, वो आपको चाहिए उसके लिए। और उसके बाद क्या होता है, डोमिसाइल। जैसे मैंने आपको पहले बताया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास है ऑलरेडी तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, अगर नहीं है तो आप अभी उसके लिए अप्लाई करो, विद इन वीक वो इशू हो जाएगी। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसके पास अब कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो उसको ये अपलोड करनी ही करनी है, उसका नंबर भी दे देना है। ऐसा नहीं कि कोई लिखेगा कि मैं कैटेगरी सर्टिफिकेट में आता हूँ और फिर वो सोचेगा अभी मैं अप्लाई करूँगा, वो वैसा नहीं है। कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो डेट है वो सर्टिफिकेट जो है वो ऑलरेडी इशू होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो अंडर कैटेगरी। जो क्राइटेरिया है जो भी है, तो भी आप लिख सकते हो वहाँ पे मैं कैटेगरी में आता हूँ। अदरवाइज आपको भी क्या करना है, जनरल में ही लिखना है। अगर आपके पास कैटेगरी नहीं है, आप सोच रहे अभी मैं अप्लाई करूँगा, वैसा नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या आता है, एक्टिव कॉन्टैक्ट डिटेल, जैसे कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो भी आपके पास है वो भी आपको रेडी रखना है। अब हम बात करते हैं कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले क्या होता है, रिटन टेस्ट। देखो रिटन टेस्ट में आपको क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं कितने, जिसमें आता है जनरल नॉलेज, रीजनिंग और सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक्स कुछ रहते हैं। उसका जो सिलेबस रहता है, अभी सिलेबस इन लोगों ने अनाउंस नहीं किया, लास्ट टाइम ऐसा ही था कुछ। तो उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, आपको क्या क्या क्राइटेरिया मैच होना चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। जब अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो उसके बाद आप किधर जाते हो, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें हाइट आती है, चेस्ट आता है और जो वेट जो भी बाकी जो चीज़ें होती है मेल फीमेल्स के लिए, फिर आप इस स्टेप पे जाते हो। जैसे आप ये क्वालिफाई करोगे फिर आप आते हो यहाँ पे रनिंग करनी है, पुशअप्स करने हैं, या अगर फीमेल्स की बात करें उनको शॉर्ट पुट करना है, तो हो गया फिजिकल फिटनेस। उसके बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वहाँ पे, चाहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए हैं, किसी ने कैटेगरी सर्टिफिकेट दिए, फिर उसको जो वेरिफिकेशन हो जाती है डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, या जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी आपने दिए है, एजुकेशन सर्टिफिकेट, उनकी जो वेरिफिकेशन प्रॉपरली हो जाती है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से लेके आना है। वो जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट को तहसील से वेरिफिकेशन लेके आनी है, या कैटेगरी सर्टिफिकेट उसको भी तहसील से लेके आनी है वेरिफिकेशन। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी उसके बाद क्या करना है, मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। देखो फाइनल कट ऑफ किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ से क्या हो जाता है, जब आप एग्जाम में कितने लोग क्वालिफाई हो गए हैं उस चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। देखो पहले कट ऑफ में उनको क्या करना है, 1:6 रेशो लेके जाना है। देखो अभी 1800 पोस्ट है, मैं अभी अराउंड लेके चलता हूँ 2000। अगर 2000 पोस्ट है तो उनको ×6 हो जाएगा। ×6 मतलब वो 1200 लोगों को ले लेंगे के लिए। फिजिकल में अब वहाँ पे डिपेंड होता है कितने लोग निकल जाते हैं। अगर वहाँ पे सभी लोग, मतलब सभी लोगों ने अभी मेहनत की है ज़्यादा, अगर वहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम लोग 60% 70% सिलेक्ट हो रहे हैं तो कट ऑफ थोड़ा सा आगे जाएगा। अगर वहाँ पे लोग 50% या 20% या 30% ही सिलेक्ट हो रहे हैं तो कट ऑफ क्या हो रहेगा, मिनिमम ही रहेगा। तो जो नीचे वाले भी स्टूडेंट हैं वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे, उनके लिए भी चांस बढ़ जाता है। आपको क्या करना है, पहले एग्ज़ाम में अपना 100% देना है, ताकि जो आपको डर नहीं रहेगा कि फाइनल कट ऑफ में मैं क्वालिफाई कर भी जाऊंगा या नहीं कर जाऊंगा, वो मसला आपको फिर नहीं रहेगा दिमाग में। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, फुल वीडियो, जैसे कि एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे फ़ोटो बनाना है, कैसे उसको अपलोड करना है, सिग्नेचर को कैसे स्कैन करना है, ये डॉक्यूमेंट्स कैसे स्कैन करके अपलोड करना है, बाकी सारी जानकारी अगर आप चाहते हो मैं इस पर एक वीडियो लेके आऊँगा कल या परसों, तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की, जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स है स्कैन कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है, जिसकी वजह से आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट नहीं हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।